दोस्तों, एक लड़की अपने तलाक के 7 साल के बाद ऑफिसर बन जाती है। वो जब अपने सरकारी गाड़ी से अपने ऑफिस के अंदर बाहर आती जाती है तो वो देखती है कि उनके ऑफिस के बाहर एक कुल्फी वाला कुल्फी बेच रहा होता है। बहुत ही चिलचिलाती धूप होती है, इसलिए वो लड़की जो है जब ऑफिस में रहती है तो अपने स्टाफ से बोलती है कि जाओ वो जो बाहर में कुल्फी वाला है उसे 2 कुल्फी लेकर आओ। उसके बाद वो स्टाफ 2 कुल्फ़ी लेकर आ जाता है। लड़की को कुल्फ़ी बहुत अच्छा लगता है, वो दोबारा दूसरे दिन भी मंगवाती है। 2-3 दिन तक वो लगातार कुल्फ़ी खाती है। 2-3 दिन के बाद जब वो कुल्फ़ी बहुत अच्छा लगता है तो एक दिन वो लड़की खुद उस कुल्फ़ी वाले के पास पहुंच जाती है। जब लड़की कुल्फ़ी वाले के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि ये कुल्फ़ी वाला कोई और नहीं, उसी का तलाकशुदा पति होता है जो कि वहाँ पर कुल्फ़ी बेच रहा होता है। लड़की उसे पहले इसलिए नहीं पहचान पाती है क्योंकि लड़का जो है वो गर्मी के कारण चेहरे पर गमछी बांधे हुए था, और लड़का भी लड़की को इसलिए नहीं पहचान पाता था क्योंकि लड़की भी हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थी। दोस्तों, उसके बाद लड़की जो अपने तलाकशुदा पति के लिए करती है वो अगर आप सुनेंगे तो आपको सुनकर बहुत ही खुशी होगी और उस लड़की के लिए प्राउडनेस फील होगा। आप कहेंगे कि वो लड़की नहीं, एक देवी का रूप था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो आप मेरे वीडियो पर पूरा बने रहें। और अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे एक लाइक कर दे ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की रहने वाली मनीषा की। लड़की का नाम मनीषा होता है। मनीषा के जो पिता होते हैं वो सरकारी स्कूल में टीचर होते हैं। मनीषा जो है वो पटना ज़िले में सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहती है। मनीषा के पापा जब ये देखते हैं कि मेरी बेटी जो है वो बड़ी हो गई है और वो सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही है, ग्रेजुएशन उसने कर रखा है, तो उनको जो है ये ख्याल आता है कि अब मनीषा की शादी कर दी जाए। क्योंकि दोस्तों, मनीषा जो है वो 3 बहनें थी, तो मनीषा सबसे बड़ी थी, तो उनके पापा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी बेटियों की शादी को लेकर, और उनका तबीयत जो है वो हमेशा ख़राब रहता था। इसलिए वो सोचते हैं कि मनीषा की शादी कर देंगे तो उनके ऊपर से एक जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद मनीषा के पापा जो है वो वैशाली जिले के एक लड़के के साथ मनीषा की शादी तय कर देते हैं। जिस लड़के के साथ मनीषा की शादी तय की जाती है उस लड़के का नाम रोहित होता है। रोहित अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है। उसका शहर में वैशाली जिले में ही एक अच्छा दुकान होता है जो अच्छा चलता है। उसके बाद उसका जो है खेती बाड़ी भी अच्छा होता है, तो वो संपन्न परिवार से था, इसलिए मनीषा की शादी जो है उस लड़के रोहित के साथ तय कर दी जाती है। शादी की बात जब मनीषा को पता चलती है तो मनीषा जो है अपने पिताजी से बोलती है कि पिताजी, मैं अभी तैयारी कर रही थी सरकारी नौकरी की, मुझे कुछ बन लेने देते, उसके बाद मेरी शादी करते तो मैं आपको कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन मनीषा के पिताजी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां रहती है तीनों बेटियों की शादी करने की, तो वो जो है मनीषा की एक बात भी नहीं सुनते हैं और उसकी शादी फाइनल कर देते हैं। मनीषा अपने पिताजी का विरोध नहीं कर पाती है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद रोहित और मनीषा की जो है वो मिलने की व्यवस्था की जाती है ताकि एक दूसरे को वो लोग समझ लें। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और परिवार की रजामंदी के साथ वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद हंसी खुशी के साथ दोनों का बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। रोहित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए उसका गांव के लोगों के साथ बहुत दोस्ती था। उसकी जो है अमीरी देखकर गांव के लोग जो है, गांव के जो लड़के होते हैं वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, और उसकी दोस्ती जो है गांव के बहुत सारे लड़कों के साथ हो जाती है। दोस्तों के खाने पीने का सारा खर्च जो है वो रोहित उठाता है। रोहित के जो पड़ोसी होते हैं वो चाहते हैं कि रोहित बिगड़ जाए और उसका बुरा हो। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। रोहित अब नित्य प्रतिदिन शराब पीने लगता है और जो है अपने दोस्तों के लिए वो जितने भी खर्च होता है वो सारा रोहित ही करता है। रोहित की फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत अच्छी थी, दुकान अच्छा चलता था, खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी थी,
इसलिए जो है वो अपने दोस्तों का सारा जितना भी खर्च होता वो सारा रोहित करता था। इस बात का पता जब मनीषा को चलता है तो वो रोहित को गुस्सा करती है, रोहित को समझाती है कि आप ऐसा नहीं कीजिए, आपके ऊपर पूरे परिवार का दायित्व है, आप अपने उस छिछोरे दोस्तों का साथ छोड़ दीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। वो अपनी पत्नी मनीषा की बातों को नहीं मानता है। उसके जो है माता पिता वो भी उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता है और अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लगता है। कभी कभी वो रात को लेट नाइट आता शराब पीकर और मनीषा के साथ मारपीट करता था। ये सब देखकर सुनकर मनीषा के जो सास ससुर थे उन लोगों को भी बहुत बुरा लगता, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका इकलौता बेटा था तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मनीषा जब ऐसा देखती है उसका पति जो है वो कुछ भी उसकी बातों को सुनता नहीं है और ऐसे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो मनीषा जो है वो अपने पिताजी को फ़ोन लगाती है। अपने पिताजी से मनीषा बोलती है कि पिताजी, अगर आपने मेरी शादी ऐसे ही जगह कर दी है तो मैं ऐसी ज़िंदगी को रख कर क्या करूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती हूँ, मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। ऐसी बातों को जब मनीषा के पिता सुनते हैं तो बोलते हैं कि बेटा क्या बात है, आखिर में तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वो बोलती है, सारा चीज़ बताती है कि मेरे पति जो रोहित हैं वो बहुत ही शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सारी गलत आदतों से वो लिप्त हो चुके हैं और जब मैं उन्हें समझाती हूँ तो वो मुझे मारते पीटते हैं, मेरे सास ससुर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जो है मैं अपना यहाँ पर पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर आकर पढ़ाई करूँगी, सरकारी नौकरी की तैयारी करूँगी, लेकिन ये सब टेंशन के कारण मुझे पढ़ाई करने का भी समय नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए आप मुझे अपने साथ घर पे ले चलिए और मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊँगी। दोस्तों, शादी की केवल 1 महीना ही हुआ था और ऐसी स्थिति आने पे मनीषा के पिता भी बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन वो मनीषा के ससुराल आते हैं और मनीषा के सास ससुर से रोहित से भी बात करते हैं, लेकिन रोहित जो है वो होश में नहीं रहता, अच्छे से बात नहीं कर पाता है। मनीषा के सास ससुर जो है वो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी बेटी की गलती होती है। उसके बाद जो है मनीषा के पिताजी मनीषा को लेकर अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो अपनी बेटी की उज्जवल भविष्य के लिए रोहित के साथ उसका जो है तलाक का प्रोग्राम बनाते हैं। कोर्ट में पहुंचने के बाद जब जज साहब रोहित से पूछते हैं कि क्या आप तलाक लेना चाहते हैं, तो रोहित उस समय भी शराब पिए हुए था। उसने हाँ कह दिया, बोला कि हाँ मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। उसके बाद जब मनीषा से पूछा जाता है कि क्या आप तलाक लेना चाहते हैं, जब मनीषा से जज साहब पूछते हैं तो मनीषा बोलती है कि सर मैं अपने पति रोहित के साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन ये मुझे वादा करें कि ये शराब पीना छोड़ देंगे और गलत लड़कों के साथ जो इनका संगत है वो छोड़ देंगे, तो मुझे इनके साथ रहने में कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं इनके साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन उन्हें वादा करना होगा कि ये गलत आदतों को छोड़कर मेरे साथ रहेंगे और अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे। जब रोहित से दोबारा से इस बारे में पूछा जाता है तो रोहित को गुस्सा आ जाता है और वो कोर्ट में ही मनीषा को बुरा भला कहने लगता है। जज साहब को कुछ समझ में नहीं आता है और वो जो है इस तलाक को मंजूर कर लेते हैं, दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, तलाक होने के बाद मनीषा जो है वो 4 साल तक तैयारी करती है अपनी पढ़ाई की। वो पढ़ने में तो ब्रिलियंट थी ही। पटना के एक कोचिंग सेंटर में वो 4 साल तक तैयारी करती है और एक एग्ज़ाम निकाल लेती है जिसमें वो तहसीलदार बन जाती है। उसकी पोस्टिंग जो है उसी के मायके में, उसका जहाँ नैहर होता है वहाँ पर ही होती है। थोड़े दिनों के बाद उसकी जो है ट्रांसफ़र कर दी जाती है वैशाली ज़िले में। उधर जो है दोस्तों रोहित के पापा जो है वो गम झेल नहीं पाते हैं और उनका देहांत हो जाता है, उनका स्वर्गवास हो जाता है। जब रोहित के पिता एक्सपायर कर जाते हैं, उनका देहांत होता है, तो रोहित के ऊपर और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। वो उन जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाता है, वो और भी टेंशन में आ जाता है, और भी ज़्यादा शराब पीने लगता है और भी ज़्यादा अपने दोस्तों के पीछे खर्च करने लगता है। दोस्तों, उसके पास जब भी पैसे खत्म होने लगते हैं तो वो अपनी ज़मीन को बेचने लगता है। उसके जितने भी पड़ोसी लोग होते हैं वो उसके सीधेपन का फ़ायदा उठाकर उस ज़मीन जो है वो सस्ते में ले लेते हैं। बड़ी बड़ी ज़मीनों को वो कम पैसों में खरीद लेते हैं, रोहित को उसके बदले में कम पैसे देते हैं।
इस बारे में जब रोहित की माँ जो है उसे मना करती है तो वो जो है अपनी माँ पे गुस्सा होता है। कभी कभी शराब के नशे में वो अपनी माँ के ऊपर हाथ भी उठा देता है। मनीषा जब तहसीलदार बन जाती है, उसे जो है जॉब करते हुए 2-3 साल हो जाते हैं, तो उसके पिता जब देखते हैं कि मेरी बेटी जो है वह पुनः दोबारा से खुश है, तो उसके पिता जो है उसकी दूसरी शादी के बारे में उससे बोलते हैं। मनीषा बोलती है, नहीं पिताजी, मैं अभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं, मैं उन लोगों की शादी करूंगी। वो जब खुश हो जाएंगे तो मैं अपनी शादी अच्छे से समझ कर लूंगी, लेकिन अभी मैं शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मनीषा जब 2-3 साल जॉब कर लेती है तो उसका ट्रांसफ़र जो है वैशाली ज़िले में कर दिया जाता है। मनीषा जब वैशाली ज़िले के तहसील में जाती है तो वो सरकारी गाड़ी से अपने ऑफिस में अंदर घुसती है और अंदर से बाहर आती है तो वो देखती है कि गेट पर एक कुल्फ़ी वाला कुल्फ़ी बेच रहा होता है। वो जो है जब बार बार अंदर बाहर जाती है तो कड़ाके की गर्मी होती है, उसको जो है कुल्फ़ी खाने का मन करता है। वो अपने स्टाफ से बोलती है कि जो बाहर में कुल्फ़ी बेच रहा है उस कुल्फ़ी वाले से 2 कुल्फ़ी लेकर आओ। कुल्फ़ी जब स्टाफ लेकर आता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। 2-3 दिन तक लगातार मनीषा जो है उस कुल्फ़ी वाले से कुल्फ़ी खाती है। एक दिन जब मनीषा जो है सुबह ऑफिस आती है तो वो देखती है कि जो उसके तहसील के बाहर कुल्फ़ी वाला कुल्फ़ी लगाता है वो अपनी गाड़ी की साफ़ सफाई कर रहा था, अरेंजमेंट कर रहा था। वो उस कुल्फ़ी वाले को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कुल्फ़ी वाला कोई और नहीं, उसका तलाकशुदा पति रोहित होता है। वो रोहित को जब देखती है तो वो चुपचाप अपने गाड़ी से अंदर ऑफिस की तरफ चली जाती है। दोस्तों, उसके पहले वो उस कुल्फ़ी वालों को इसलिए नहीं पहचान पाती है क्योंकि धूप ज़्यादा होने के कारण वो कुल्फ़ी वाला जो है वो अपने चेहरे पर गमछा लगा कर रखता था हमेशा, तो वो उस कुल्फ़ी वाले को नहीं पहचान पाती है। लेकिन जब वो सुबह सुबह ऑफिस आती है तो उस समय वो अपनी गाड़ी की सफाई कर रहा था, कुल्फ़ी लगाने का अरेंजमेंट कर रहा था, तो उसने गमछा नहीं लगाया था, इसलिए वो उसे पहचान लेती है। लेकिन कुल्फ़ी वाला मनीषा को नहीं पहचान पाता है, क्योंकि वो जब भी बाहर निकलती थी तो अपने चेहरे पे मास्क लगा के निकलती थी। तो मनीषा को तो कुल्फ़ी वाला नहीं पहचानता है, लेकिन मनीषा कुल्फ़ी वालों को पहचान लेती है। वो जैसे ही ऑफिस में जाती है तो उसका काम में मन नहीं लगता है। दोस्तों, वो बार बार यही सोचती है कि आखिर में रोहित की ये हालत कैसे हो गई। उसका तो एक बहुत ही अच्छा दुकान था जो अच्छा चलता था, उसके पास बहुत सारे ज़मीन थे, जायदाद थी। आखिर में रोहित की इतनी हालत कैसे ख़राब हो गई कि वो एक कुल्फ़ी बेचने पे मजबूर हो गया। थोड़ी देर काम करने के बाद मनीषा जो है वो अपने स्टाफ को बुलाती है, बोलती है कि तुम ऐसा करो कि बाहर में जो कुल्फ़ी बेच रहा है तुम उस कुल्फ़ी वाले को बुला कर लाओ, बोलना कि अंदर में मैडम बुला रही है। जैसे ही कर्मचारी उस कुल्फ़ी वाले के पास जाता है, उसे बोलता है कि आपको अंदर में मैडम जो तहसीलदार आई है नई वाली, वो आपको बुला रही है। तो रोहित जो है वो बहुत डर जाता है। वो बोलता है कि साहब मुझे क्षमा कर दो, अगर आप लोगों को यहाँ पर मेरा कुल्फ़ी लगाना बुरा लगता है तो मैं अब से नहीं लगाऊंगा, लेकिन मुझे क्षमा कर दो। कर्मचारी उसे समझाते हुए बोलता है कि देखो भाई, ऐसा कुछ बात नहीं है, मैडम तुमसे कुछ बात करना चाहती है इसलिए तुम्हें अंदर बुला रही है। रोहित जो है वो डरते हुए कर्मचारी के साथ मैडम के पास, तहसीलदार के पास, मनीषा के पास पहुंचता है। वो जैसे ही मनीषा के पास पहुंचता है, मैडम मनीषा जो थी वो अभी भी मास्क लगाए हुए थी। लड़का जो है वो उसे नहीं पहचान पाता है। मनीषा उसे पहचानती है, लेकिन वो लड़का रोहित जो है वो मनीषा को नहीं पहचानता है। जैसे ही वो मनीषा के पास जाता है, वो गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ जोड़कर बोलता है कि मैडम मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा यहाँ पर कुल्फ़ी लगाना आपको बुरा लगेगा। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं कल से यहाँ पर कुल्फ़ी नहीं लगाऊंगा, बल्कि अभी से ही मैं यहाँ से अपना गाड़ी हटा लेता हूँ। आप मेरा कोई भी प्रकार का चालान मत काटिएगा, क्योंकि आपके चालान को भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ मैडम, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं यहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता हूँ। मैडम जो है वो उसे बोलती है, तुम चुप रहो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तो चुपचाप बैठो। उसके बाद जब वो लड़का रोहित वहाँ बैठता है तो मैडम मनीषा उससे बोलती है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो रोहित बोलता है, नहीं मैडम, मैंने तो अभी आपको पहली बार देखा है। मैडम जो है वो अपने चेहरे से मास्क हटाती है तो रोहित जो है उसे देखकर पहचान जाता है और आश्चर्यचकित होकर बोलता है कि मनीषा, तुम यहाँ पर कैसे हो? तुम तो मेरे से तलाक लेने के बाद अपने पिताजी के यहाँ चली गई थी, तुम वैशाली में क्या कर रही हो? मनीषा बोलती है कि तुमसे तलाक लेने के बाद मैं पटना में अपने पिताजी के यहाँ तैयारी कर रही थी
और वहाँ पर मैंने ये एग्ज़ाम निकाला। मेरा जो है ये तहसीलदार के रूप में यहाँ पर मैंने जॉब पकड़ा है और मैं इस एरिया की नई तहसीलदार हूँ। रोहित शर्मिंदा होता है और वो उठकर जाने लगता है। उसके बाद मनीषा जो है उसे रोकती है, बोलती है कि ठीक है, एक बात बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। तुम्हारी तो कितनी अच्छी दुकान थी, जो अच्छा चलता था, तुम्हारे पास बहुत सारे ज़मीन थे, और तुम्हारे घर में जो है मम्मी पापा कैसे हैं। रोहित रोते हुए बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद पिताजी का तबीयत खराब हुआ और उनका स्वर्गवास हो गया। माँ बेचारी अकेले रहती है। मेरे जितने भी दुकान थे और ज़मीन थे, मेरे साथ रहने वाले दोस्तों ने, मेरे जो पड़ोसी लोग थे, उन्होंने मुझे छोटे छोटे अमाउंट में पैसे देकर सारा ज़मीन, सारा दुकान वो मेरे नाम से लिखवा लिया, अपने नाम करवा लिया। रोहित बोलता है कि मेरे दोस्तों ने बोला था कि अभी तुम 5 लाख रखो और भी मैं पैसे बाद में दूंगा, लेकिन जब भी मैं उनसे पैसे मांगने जाता हूँ तो वो लोग मुझे अपने गांव में घुसने नहीं देते हैं, मुझे डंडे से मारकर भगाने लगते हैं। माँ वहाँ पर किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही है और मैं यहाँ पर कुल्फी बेचकर अपना जीवन काट रहा हूँ। मनीषा सोचने लगती है कि कैसे कोई शराब की लत में इतना बर्बाद हो सकता है। इतना संपन्नता था इसके साथ, एक अच्छी दुकान थी, अच्छा ज़मीन था, लेकिन आज ये इतना मजबूर हो गया कि कुल्फी बेचने पे आमद हो गया। मनीषा रोहित से बोलती है कि ठीक है, तुम बाहर में कुल्फी मत लगाओ, ठेला मत लगाओ, मैं तुम्हें इस ऑफिस में ही एक दुकान दिलवा देती हूँ, तुम यहीं पर अंदर में दुकान लगाओ। और तुम एक बात याद रखना कि तुम कभी भी किसी को बाहर में मत बताना कि मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है, मैं तुम्हारी पत्नी थी, ऐसा कभी भी मत बताना, नहीं तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी होगी। उसके बाद मनीषा जो है वो रोहित की ज़मीन की, दुकान की जो डिटेल्स है वो निकलवाती है। वो उसके गांव के तहसीलदार से कांटेक्ट करती है और पूरा पेपर मंगवाती है कि किसके पास ज़मीन है और किसने इसके साथ धोखा करके अपने नाम से ज़मीन करवा लिया है। उसके बाद मनीषा जो है वो धीरे धीरे सारे कागज़ों को अच्छे से देखती है, सारा जो है अपना आइडिया लगाती है। रोहित का ज़मीन और रोहित की दुकान जो है वो दोबारा से रोहित को दिलवा देती है, उसके पड़ोसियों से छीन कर। पड़ोसी सोचने लगते हैं कि आखिर में कौन है जो रोहित की इतनी मदद कर रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी तो जो है वो आज से बहुत साल पहले ही इससे तलाक लेकर चली गई थी। इसके पिताजी का भी देहांत हो चुका है। तो आखिर में कौन व्यक्ति है जो रोहित की इतनी मदद कर रहा है। मनीषा रोहित को बोलती है कि तुम अब अपनी दुकान को जाकर संभालो, अच्छे से चलाओ, अपनी ज़मीन को अच्छे से देखो, अपनी माता का सेवा करो और अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से बिताओ। रोहित जो है वो मनीषा से रिक्वेस्ट करता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि तुम मेरी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आ जाओ। जिस प्रकार से तुमने मेरी ज़िंदगी में मेरी दुकान को दिलवाया, मेरे ज़मीन को दिलवाया, उसी तरह से मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में दोबारा आ जाओ। मनीषा रोहित से बोलती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी, मुझे तुम थोड़ा सा समय दो, तुम अभी जाओ अपनी दुकान को संभालो, माँ का ध्यान रखो। उसके बाद जो है रोहित घर जाता है और घर जाकर वो दुकान चलाने लगता है, अपनी ज़मीन का अच्छा से ख्याल रखता है। दोस्तों, थोड़े दिनों के बाद मनीषा रोहित से मिलती है और उसके बाद रोहित के साथ जाकर एक मंदिर में उससे दोबारा शादी कर लेती है। शादी करने के बाद मनीषा जब रोहित के घर जाती है तो उसकी माँ जो है उसे जब देखती है तो बहुत ही भावुक होकर उसे लिपट कर रोने लगती है। बोलती है कि बेटा, जब से तुम गई हो तब से बहुत ही बुरा हो रहा है। रोहित भी बहुत ही बुरा कर रहा था, उसके पिताजी का भी देहांत हो जाता है, दुकान हमारे हाथ से चली जाती है, ज़मीन चले जाती हैं और हम लोग जो है एक भिखारी की ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो गए थे। दोस्तों, रोहित की माँ बहुत खुश होती है, बोलती है बेटा, तुम हमारे लिए लक्ष्मी हो। आज जो है तुम्हारे कारण हमारी ज़मीन, दुकान हमें मिल गई और मेरा बेटा भी मुझे मिल गया है। अब जो है रोहित शराब नहीं पीता, वो अपने पत्नी का और अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता, दुकान अच्छे से चलाता। रोहित अब अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझ गया था। वो अब न शराब पीता और न मनीषा के साथ मारपीट करता था। दोस्तों, मनीषा सच में उस घर की लक्ष्मी थी। जैसे ही मनीषा जाती है रोहित पूरा बर्बाद हो जाता है और जैसे ही मनीषा उस घर में वापस आती है रोहित का जो जीवन है वो सुखमय हो जाता है, सुखमय बीतने लगता है। इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि घर की बहू जो होती है, घर की बेटियां जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है। सम्मान करना चाहिए और हमें हमेशा उनके आदर सम्मान को करते हुए ही अपने जीवन काटना चाहिए।
अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।